नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं, टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच बहुत ही तंज भरा माहौल चल रहा है, बहुत ही गहमागहमी चल रहा है। एक दूसरे पर दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत कुछ दिन पहले एक जो कांग्रेस की नेता है कोंडा सुरेखा, उन्होंने केटीआर को लेकर कुछ ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे, जिसके बाद राजनीति में गर्माहट आ गई थी और बहुत ही सारे लोग, चाहे वो टॉलीवुड के अभिनेता हों या अभिनेत्रियां हों, उन पर जो उन्होंने आरोप लगाए थे, जिस तरह से कोंडा सुरेखा ने बोला था, चाहे वो उन्होंने एक बयान दिया था सामंथा और उनके जो एक्स हस्बैंड थे उनको लेकर और केटीआर को लेकर, उस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। हालांकि उन्होंने बाद में उन लोगों से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन केटीआर ने इसी के तहत एक मुकदमा दायर किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोंडा सुरेखा ने मेरी इमेज को ख़राब किया है, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हूँ और मैंने इसी को लेकर नामपाली आपराधिक न्यायालय में मानहानि का मैंने मुकदमा दर्ज कराया और उन्होंने उन पर जो है 100 करोड़ का जो है मुकदमा दायर किया है, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह से वो कोई टिप्पणी ना कर सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने ये टिप्पणी की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे तेलंगाना में, चाहे वो बीजेपी हो या बीआरएस हो, दोनों लोग कांग्रेस पर एक तरह से अटैकिंग मोड में आ गए थे और काफ़ी सारी इस पे चर्चाएं हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। फिर यहाँ के जो टीपीसीसी अध्यक्ष महेश गौड़ साहब, उन्होंने भी इस बारे में बोला था कि जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो फिर हम उस पर चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो मामला ख़त्म हो रहा है। लेकिन फिर कोंडा सुरेखा ने ये भी कहा था कि जब हमने जो है सिर्फ उन लोगों से माफ़ी मांगी है, लेकिन केटीआर पे जो हमने वो दिया था बयान, उसमें हम अब तक कायम हैं। अब इसी बीच जब मतलब एक ऐसी चीज़ सामने आती तो उसके कई सारे पहलू निकाले जाते। जिस तरह से केटीआर ने बोला कि हमने उन पे मानहानि का मामला दायर किया है, और वहीं जब अभी हाल ही में घटना हुई सिकंदराबाद में मंदिर को लेकर के, तो आज उन्होंने एक बयान और दिया है कोंडा सुरेखा ने। उन्होंने कहा है कि ये जो मतलब ये जो हुआ था केस अभी मंदिर वाला, जहाँ पे मंदिर में मूर्ति को तोड़फोड़ की गई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि इसमें जो है राजनीति ना की जाए, और इसमें अगर राजनीति की जाएगी तो ये मामला और बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता रही है, एक वो रही है कि यहाँ पे लोग आपस में रहते हैं, गंगा जमनी तहजीब के हिसाब से रहते हैं, उसी तरह रहें, और यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस मामले को ज़्यादा ना उठाएं। तो एक तरफ ये भी देखिए कोंडा सुरेखा इस तरह से भी बयान देती हैं, और फिर उन्होंने जो बयान दिया था टॉलीवुड मतलब जो अभिनेता के उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक जो मतलब उस वक्त उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, उन पे भी कुछ टिप्पणी की गई थी बीआरएस की तरफ से। बीआरएस के कुछ वो थे कार्यकर्ता जिन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्होंने गुस्से में आके बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन अब यहाँ अब वही बात होती, जो भी अपोजिशन होती है उसको कोई मुद्दा चाहिए होता है। उन्होंने इस वक्त जो है हाइड्रा और मूसी रिवर और इस मुद्दे को ज़्यादा एक बड़ा बना दिया। उसके हिसाब से फिर वो कहीं ना कहीं उस पर मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट है उस पर हमलावर रहते हैं। जी, तो वहीं पर बात करते हैं वक्फ बिल पर। कल जो है जेपीसी की एक संसदीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बहुत ही जमकर हंगामा हुआ था। वहां पर एक टीएमसी के नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कुछ एक ऐसा काम कर दिया, एक घटनाक्रम वहां पर हुआ कि वहां पर जो है सियासत जो है गर्मा गई। उन्होंने क्या किया था कि वहां पर कुछ चर्चा चल रही थी उसको लेकर, लेकिन सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर आई है, हालांकि क्या चर्चा चल रही थी इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जो चर्चा चल रही थी उसमें उन्होंने गुस्से में आकर जो वहां पर संसदीय समिति के जो अध्यक्ष थे उन पर उनकी तरफ बोतल तोड़ के फेंकने की कोशिश की और मारने की कोशिश की। और वहीं पर जो वहां पर जो
संसदीय जो समिति के जो भाजपा अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल के अपने करियर में इस तरह की कोई भी घटना नहीं देखी। जिस तरह से घटना हुई है मैं बहुत ही शर्मसार हूं। और उन्होंने साथ ही कहा कि जो उन्होंने किया है ऐसा कभी भी किसी भी नेता ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए ये बात जो सामने आई थी कि उन्होंने बॉटल उठाई और फेंकी, उससे पहले एक पूरा क्या बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी हो गई थी, क्योंकि ये जो कल्याण बनर्जी हैं ये अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी के एक वहाँ पे वो थे सदस्य जो उनकी बात को बार बार काट रहे थे, उनको बोलने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर के बॉटल उठाई और वो बॉटल जब फेंकी रखी गई तो वो बॉटल उनके हाथ में ही रख के टूट गई। इसके बाद फिर उनको आज के लिए सस्पेंड कर दिया गया। आज जो मीटिंग होनी है एक दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब बात ये भी सामने आती है कि जो ये है पाल साहब, ये बीजेपी से ही हैं। ये उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं ये एक अलग चीज़ होगी, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में अगर वहाँ के लोग बताएंगे, जिस तरह से वहाँ पे आपके साथ वो भी थे, एमपी भी थे और वहाँ पे जो भी उसकी थे वो सारे लोग थे कमेटी के, लेकिन फिर भी अगर उन लोगों की तरफ से कुछ बयान आता है तो उसको ज़्यादा सही से देखा जाएगा, क्योंकि जब एक ऐसा बिल लेके आए थे उस दौरान भी ये चीज़ें हुई थी। वहीं अगर वो कह रहे हैं कि आज तक हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी, तो आप देखिए जिस तरह से संसद में एक एक जो वो थे दानिश अली, उनको जो बोला गया था वो क्या संसद में इससे पहले कभी हुआ है? वो तो संसद में हुआ था, जहाँ पे आप वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम वो बोलते हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आपको बाहर देख लेंगे, तो ये भी कभी नहीं देखा गया। इसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि आप जो है कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटना होती है तो आप दबते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि गलती आपकी होती है। अब आपको कोई बोलने नहीं दे रहा तो आप थोड़ा सा सब्र कीजिए और उसके बाद बोलिए। लेकिन वो ऐसे वो हैं, नेता हैं जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। इससे पहले भी उनके 2-3 ऐसे हो चुके हैं। एक बार उन्हें वो इस तरह के बयान हमेशा देते रहते हैं जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। और अगर कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं विवादित बयान भी दे देते हैं। जिस तरह से नोटबंदी में भी उन्होंने बयान दिया था, उससे पहले भी बयान दिए, 2009 से बयान देते आ रहे हैं वो। और अभी जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं इसमें भी उनके बयान आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी बोलनी होगी कि ये जो वो हैं क्या बोलते हैं पाल साहब, उनकी तरफ से बोला गया है कि टीएमसी को अपने मेंबर्स को कुछ सिखाना चाहिए कि वो किस तरह से बात करें, किस तरह से अपनी बात रखें और इस तरह का बिहेवियर ना करें। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि जो महुआ मोइत्रा हैं वो भी टीएमसी से हैं, उनको भी कुछ टाइम पहले निलंबित कर दिया था उन्हीं की तरफ से, भाजपा की तरफ से सदन में आने नहीं दिया जा रहा था। और वहीं पर आज ये जो कल घटना हुई है, लेकिन ये अमर्यादित कार्य किया है उन्होंने, जो भी किया है। हालांकि चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए इंसान हैं, आपको सभी लोग फॉलो करते हैं, सभी लोग देखते हैं, सभी लोग आपसे सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इस तरह से आप काम करते हैं तो बाकी जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरह से ओवैसी साहब भी वहाँ थे, उनका भी जब बयान आएगा इससे रिलेटेड तो भी चीज़ें सामने आएंगी। संजय सिंह थे, उनका बयान आएगा, उससे चीज़ें सामने आएंगी। और ये चीज़ें कोई वो नहीं हो जाती कि प्री प्लान होती हैं। जब 4 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं और 2 एक पक्ष के हों, 2 एक पक्ष के हों, एक पक्ष आपको ये लगे कि मजबूत पक्ष है क्योंकि वो सत्ता के साथ है, सत्ता की तरफ से है, तो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश भी की जाएगी। और जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग हो रही है आजकल, वहीं जब ये वो है बिल है, इस पे भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश में हर जगह कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसा अभियान चला रही है जिसके हिसाब से इसको वो किया जाए, पारित किया जाए। लेकिन अब जब आपके पास सत्ता भी है, आपके पास पावर भी है, तो आप अगर किसी को नहीं बोलने दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें फिर तो होंगी गड़बड़। वहीं जब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तब पाल साहब ने कोई भी टिप्पणी नहीं की होगी उस पर। उसके बाद जब ये सीन हो गया तो उसके बाद फिर वो टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैंने अपने 40 साल के करियर में ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। वहीं अभी कुछ टाइम पहले संसद में हुआ दानिश अली के साथ, वो भी तो देखा था सबने। बिल्कुल, उसके बारे में बात नहीं हुई। जी।
तो फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जैसा कि मध्य प्रदेश हमेशा अपने जो वहाँ के नेता हैं, जिस तरह से आज वहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं, वहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं जो जिस तरह से बयान देते रहे, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। वहाँ पर चाहे अजान की बात होती हो या चाहे बुलडोज़र की बात होती हो, हमेशा मध्य प्रदेश जो है सुर्खियों में रहता है। वहीं पर एक और सामने घटना आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो IAS अधिकारी हैं शैलवाला मार्टिन, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उनके इस पोस्ट से बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से मंदिरों में रात भर जो लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा क्या ये स्पीकर्स की आवाज़ बहुत दूर दराज इलाकों तक नहीं जाती है, क्या इससे डिस्टर्बेंस नहीं होता है। हालांकि कुछ टाइम पहले यासिर आपने देखा होगा कि अजान को लेकर मध्य प्रदेश में बहुत ही जंग छिड़ी हुई थी कि अजान की आवाज़ से लोगों को डिस्टर्ब होता है। वहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन के जो नेता थे, उन्होंने ये सवाल उठाया था। तो वहीं पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो IAS अधिकारी हैं शैलवाला मार्टिन, उन्होंने इस पर ही कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जिस तरह से, क्योंकि अजान एक टाइम लिमिट रहती है, 5 मिनट के लिए होती है, वहां पर उन लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। और उन्होंने वहीं पर सवाल उठाते कहा कि रात रात भर DJ बजते हैं और जिस तरह से वहाँ पर जो जुलूस निकाले जाते हैं या जिस तरह से वहाँ पर जो भजन होते हैं रात रात भर, उनसे क्या लोगों को डिस्टर्ब नहीं होता। और वहीं पर जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें अभी कुछ टाइम पहले यूपी की जो सरकार है, योगी सरकार, उसने मस्जिदों से वो हटवाए लाउड स्पीकर। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इसमें मंदिरों से कम हटे हैं, मस्जिदों से ज़्यादा हटे हैं। हालांकि मस्जिदों में सिर्फ 5 टाइम अजान होती है और वो भी 2 से 3 मिनट के लिए, या मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो 5 मिनट जाती है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने जो ये बयान दिया है उसके पीछे रीज़न क्या है जी। क्योंकि आप देखें जब से ये चीज़ शुरू हुई है लाउड स्पीकर वाली, तब से चाहे वो कई ऐसे लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर जो कि हिंदुत्व वाले हैं, वो जो हैं इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं। लेकिन वहीं जब आपकी कोई रैली निकलती है उसमें DJ बज रहा होता है, वहीं अगर वहाँ पे मंदिर होता है, आपके यहाँ कोई ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जिसके वजह से वो मंदिर में रात भर आप लोग जो है अपने जो भी वो हैं मतलब गाने हैं जी, वो चलाते रहते हैं, उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब वो 5 टाइम अजान होती है उससे आपको आपत्ति होती है। कई ऐसे बॉलीवुड के वो भी हैं जिन्होंने बोला था कि अजान से ये समस्याएं होती हैं। कई ऐसे लोग और हैं जिन्होंने बोला था कि अजान से समस्याएं होती हैं। इस पे बात होनी चाहिए। और वहीं जब ये हुआ है तो कांग्रेस ने भी इस पे बात की है। कांग्रेस ने कहा है कि जो यहाँ की सरकार है, मतलब MP की, अगर वो सही से कार्रवाई कर रही होती तो एक IAS अधिकारी को ये बोलना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि शायद यहाँ की सरकार जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से अब देखा जाए तो मस्जिद से वो मतलब क्या बोलते हैं, 4 हैं तो 3 किए जा रहे हैं, 2 किए जा रहे हैं स्पीकर, वहीं मंदिर से नहीं हटाया जा रहा है। तो कांग्रेस ने इस पे बोला है कि हो सकता है यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही हो, इस वजह से IAS अधिकारी को ये बोलना पड़ा कि भाई मंदिर से भी जो आवाज़ें आती हैं उससे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, उससे भी वहाँ पेशेंट्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। जी, यहाँ से कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि जैसा कि आपने बोला कि मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर थे वो कम कर दिए गए, लेकिन जैसे कि मोहन यादव की जब सरकार बनी थी, जब मोहन यादव ने वहाँ पर शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उस समय उन्होंने एक वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, ये भी बोला था कि जिस तरह से ये जो ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है हमारे देश में, और उन्होंने अपने राज्य की बात करते हुए कहा था कि राज्य में जिस तरह से ध्वनि प्रदूषण लगातार फैल रहा है, तो उसको देखते हुए हम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ से लाउड स्पीकर्स हटा देंगे, ताकि जो बच्चों को खतरा या बुजुर्गों को जो खतरा होता है उसकी आवाज़ से, उसकी ध्वनि से, वो कम हो जाएगा, और जो जिस तरह से ये गंभीर बीमारियां फैल रही हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने, जैसा कि आपने बोला कि एक तरफा कार्रवाई उन्होंने की है, उन्होंने मस्जिदों से हटाए लेकिन मंदिरों से नहीं हटाए। बिल्कुल यही कांग्रेस भी कह रही है कि आपने एक तरफा कार्रवाई की है, और वहाँ की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो उन्होंने बोला था उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उस पर अमल जब किया जा रहा है जब जैसे कहीं पे मुसलमानों का कोई जलसा होता है या कोई और प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि इतने से इतने टाइम तक आप बजा सकते हैं, उसके बाद आप बंद कर दीजिए। जिस तरह से हमने दिल्ली में भी देखा, गाजियाबाद में भी देखा, कई जगहों पे ऐसा होता है कि 10 बजे तक की परमिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 तक आप खींच सकते हैं, उसके अलावा नहीं खींच सकते हैं। मतलब
एक टाइम टेबल आपको दिया गया। जी, लेकिन जी। वहीं जब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं हिंदुओं के, तो मंदिरों में पूरी पूरी रात बजते रहते जी, हैं, बिल्कुल। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं एक मतलब एक सीन और आया था कि एक जगह पे जजेस कॉलोनी थी, उसके सामने रामलीला का ग्राउंड था, जी। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था हिंदुओं का ही, जो कि रात मतलब क्या बोलते हैं, एक वो होता नहीं, रात भर जगने वाला जो होता है, जी, जी। उसमें भजन तो कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल। तो जजेस ने फ़ोन करके बोला कि इसको बंद करा जाए। उसके बाद जजेस की कॉलोनी को घेर लिया गया हिंदुत्ववादियों ने, कहा ये कैसे आप बंद करवा रहे हैं, तो कहने लगे भाई रात का 1:30 बज रहा है और अब तक आप जो है ये चला रहे हैं। उसके बाद फिर मुसलमानों का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो मुसलमानों के प्रोग्राम में 10:30 बजे तक टाइम दिया गया था, जी। और 10:35 हुए थे, वहाँ पे दुआ हो रही थी। जब ख़त्म होता है तो दुआ होती है, दुआ के वक्त ही वो लोग आ करके उन्होंने बंद करवाना शुरू कर दिया कि हमारा बंद करवा दिया था, इनका नहीं बंद करवा रहे। जी। तो मसला ये है कि लोगों के जहन में इतनी चीज़ें भर दी गई हैं कि वो कुछ और दिख ही नहीं रहा है उनको। जी, उनको बिल्कुल। देश में जो है और जो समस्याएं वो नहीं दिख रही हैं, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, महंगाई नहीं दिख रही है, देश के क्या हालात हैं उसके बारे में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि हाँ फला जगह पे 10:30 बजे मतलब वो चल रहा है और हमारे यहाँ बंद करवा दिया गया था, हालांकि उनका 1:30 बजे रात में बंद करवाया गया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में फैल चुकी हैं, और समाज में जिस तरह से फैली हुई हैं उस तरह से इस पे जो है गवर्नमेंट को खुद ही एक ऐसा स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए कि भाई 10:30 है तो 10:30 है, वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। अगर आपको और परमिशन चाहिए तो आप लंबी परमिशन ले सकते हैं पे। जी। जिस तरह से हमने देखा कोविड में कोई भी निकल नहीं पा रहा था, लेकिन वहीं जब इलेक्शन थे तो बीजेपी के लीडर्स जो थे वो रैलियां कर रहे थे। रैलियां कर रहे थे, जी। उसमें कोई मतलब उनके खिलाफ कोई वो कार्रवाई नहीं नहीं हुआ, हुई। कार्रवाई जी। नहीं हुई। लेकिन वहीं जब ये राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली तो उसमें फिर इतनी न्यूज़ दी जा रही थी कोविड की, कोविड आ रहा है, कोविड आ रहा है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा रोक दी थी। तो अगर हम करें तो ठीक है, क्योंकि हम सत्ता में, अगर कोई और कर रहा है तो वो गलत कर रहा है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। जी। तो जिस तरह से जो मध्य प्रदेश की आईएएस अधिकारी हैं शैलवाला मार्टिन, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर हिंदुत्ववादी संगठन ने जो प्रतिक्रिया जताई है, आपत्ति जताई है। हालांकि देखा जाए जिस तरह से जो कुछ भी कहीं पर घटना होती है वहां पर ये सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग जाते हैं, वहां पर आपत्ति जताने लगते हैं। हालांकि उनके जो प्रोग्राम होते हैं उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाहे वहाँ की सरकार हो या कुछ भी हो। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि जो शिमला की जो मनाली में जो मस्जिद विवाद खड़ा हुआ था, वहां पर किसी और धर्म के लोगों ने या किसी और कोई और लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहां पर जो है जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो पुलिस वालों पर हमला करने वाले थे, वो सिर्फ एक हिंदूवादी संगठन के ही लोग थे, कार्यकर्ता थे। वहां पर बात करते हैं यूपी में इस वक्त, यूपी ही नहीं 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का जो है माहौल चल रहा है और पूरे देश में इसकी लहर देखने को मिल रही है। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने लिए प्रचार कर रही हैं, अपने अपने नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, वहां पर सभी लोग एक्टिव हो गए हैं। वहीं पर बात करें यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर वहां की सरकार बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। चाहे वो सपा की बात करें, जो सपा है उन्होंने वहां पर 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। और वहीं पर बात करें तो कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाजपा ने सूची तैयार कर ली है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं की है। 1-2 दिन में इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और बात करें कि कल ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहां पर वोटरों को रिझाने की बात कही गई है और वोटिंग से रिलेटेड जो भी काम होने हैं उसकी बात की गई है और अपने जो वोटर्स हैं उनको लुभाने की और जो वहां पर जो सीटों को लेकर जो बात चल रही है उसको भी शायद वहां पर बात की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वहां पर नाम तो फाइनल हो चुके हैं लेकिन घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नाम फाइनल जो हुए हैं यासिर, तो ऐसी क्या बात हो गई है कि अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की है, हालांकि सपा ने घोषणा कर दी है। देखिए, जिस तरह से सबसे पहले बात करें दोनों की मुलाकात की, मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की, तो इस मुलाकात के काफ़ी सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात पे ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं उसमें संघ और बीजेपी जो है वो ज़मीनी लेवल पे काम करेंगे और मैन टू मैन जा कर के लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से वो हुए थे चुनाव, उसमें जो है कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहाँ पे एक मतलब क्या बोलते हैं, देखा जाए तो शर्मनाक
चीज़ें सामने आई थी। और उसके बाद फिर ये भी कहा जा रहा था कि संघ और बीजेपी में रिश्ते सही नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही थी। इन सब के बीच फिर संघ से मिले जा करके फिर संघ प्रमुख से जब मुलाकात हुई तो चीज़ें सही हुई हैं। अब जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस है, इनकी नज़र सबसे ज़्यादा यूपी पे है, क्योंकि यूपी में इनको चाहिए सीटें। और वहीं अगर बात करें जब मतलब इस वक्त जो है देश के जो हालात हैं उसके बारे में भी कहीं ना कहीं संघ का ये कहना है कि देश में जो भी हिंदुत्व इस वक्त इधर उधर जा रहा है, हिंदुत्व को भी मजबूत करना है, हिंदू लोगों को मजबूत करना है और उनको कहीं ना कहीं उनको ये होता है ना कि ढाल बना के लोगों को चलाना। देश में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अभी हाल ही में जो दंगे हुए हैं उसके बारे में भी बात हुई है कि दंगे किस तरह हुए। अब दंगे किस तरह हुए ये सबको पता है कि भाई एक आदमी था, भीड़ जा रही थी और उसने अभी जैसा आपने बोला था मुझे इससे पहले कि एक मतलब लेडी थी जिसका बयान आया था कि एक आदमी जा रहा था, उसने बोला कि महिलाओं को मतलब उनके साथ छेड़खानी करो। इसके बाद फिर वहाँ दंगा फैला तो वहाँ आग लग गई। उसके बाद ये चीज़ें हुई। इस पे भी बात होनी चाहिए। इस पे बात अगर हुई है तो इसमें कुछ हल निकलना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही दोष दें, सिर्फ और सिर्फ एक तबके को ही दोष दें कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। इसमें बैठ करके एक मतलब क्या बोलते सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। इस तरह की अगर घटनाएं सामने आती हैं, फिर अपोजिशन पार्टी अगर ये कहती है कि चुनाव सामने आ रहे हैं इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल। या फिर आप उस वक्त एक्शन ले, उस वक्त आप कोई एक्शन लेते नहीं है। और जिस तरह से आरएसएस की बात की गई है, आरएसएस वहाँ गई है, आरएसएस ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, हम ज़मीनी लेवल पे काम करेंगे और हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को मजबूत करेंगे, क्योंकि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश तो माशाल्लाह उसको और मतलब क्या बोलते हैं हिंदुत्व को मजबूत करेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, फिर ये भी बात हुई है कि जब यहाँ पे जो मंदिर बना अयोध्या में उसमें जो कुछ करप्शंस की चीज़ें आ रही हैं उस पर भी चर्चा हुई है। और एक और क्या बोलते हैं मथुरा में जो कॉरिडोर बनाना है उस पर भी चर्चा हुई है कि इसमें किस तरह से काम हो, क्योंकि जो मंदिर बना है वहाँ पे उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पे जो राजनीति थी वो पलटी है। बीजेपी के हाथ से वो सीट निकली है, समाजवादी को मिली है। अब ये मथुरा में जो कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं इसमें वो बहुत फूक के कदम उठाना चाह रहे हैं कि कहीं मथुरा में भी वहाँ वाला हाल ना हो जाए। क्यों, और मतलब जब ये हुआ है तो ये सारी बातें उस पर भी हुई हैं कि इस पे किस तरह से काम करना चाहिए। और मोहन भागवत जिस तरह से वहाँ गए हुए हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो सेंट्रल जो वो हैं लीडर्स वो भी शायद वहाँ पे जाएं और उनसे मुलाकात करें, क्योंकि अगर देखें तो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और नागपुर में तो वो संघ का मुख्यालय है ही है। तो उस मतलब एक जो इस वक्त वो होनी है चर्चा, हो सकता है उस पर भी हो। अभी देखना है आगे इनकी बातचीत में क्या और चीज़ें सामने आती हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि भाजपा को आगे बढ़ाने में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा कहीं ना कहीं संघ के जरिए ही चल रही, संघ ही पूरे भाजपा को ही नहीं पूरे देश को ही चला रहे हैं। तो वहीं पर बात करते हैं कि आज कांग्रेस की महासचिव जो है प्रियंका गांधी वाराणसी से जो है नामांकन दाखिल करने वाली है। उससे पहले वो 2 किलोमीटर तक रैली भी निकालेंगी और इस जो उनका नामांकन जो प्रक्रिया होने वाली है वहाँ पर उनकी जो कांग्रेस की जो नेता हैं सोनिया गांधी और जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वो सारे और जो बाकी नेता है कांग्रेस के वो भी उसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से देखें तो प्रियंका गांधी के बारे में बहुत टाइम से कहा जा रहा था कि इनको जो है आप लेके आइए, पॉलिटिक्स में नहीं आ रही थी, बाहर से सपोर्ट करती थी और जिस तरह से रैलियां करती थी और जहां भी ऐसी चीज़ें होती थी जाती थी, मिलती थी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक दरवाज़ा खुला है। अब वायनाड से राहुल गांधी ने अपने वो की है, अब ये वहाँ से आज वो भरेंगे। उसी बीच ये भी एक वो आई है एक्स पर पोस्ट किया है उन्होंने कि भाई हमने जो यहाँ की वो छोड़ी है सीट, वो सिर्फ इस वजह से छोड़ी कि हमारी बहन यहाँ से चुनाव लड़े। और जिस तरह से वायनाड के लोगों ने हमें जो दिया है प्यार मोहब्बत, उसी तरह मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारी बहन को भी प्यार देंगे। और वहीं अगर देखें तो कांग्रेस के हर एक लीडर ने, चाहे वो बड़े लीडर हों या छोटे लीडर हों, सब ने एक क्या बोलते हैं वीडियो मैसेज के ज़रिए वहाँ के लोगों से अपील की है और प्रियंका गांधी को शुभकामनाएं दी हैं
कि भाई वो इलेक्शन में जीत के आए और संसद में कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के लिए एक मतलब कांग्रेस या विपक्ष के लिए एक बहुत वो होगा कि आवाज़ उठाने के लिए दोनों लोग वहाँ मौजूद होंगे। वहीं अखिलेश यादव भी हैं साथ में और भी लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी और भी चीज़ों में लगे रहते हैं नेता विपक्ष के उसमें, तो इस वजह से प्रियंका गांधी जब आएंगे तो शायद और मजबूती होगी वहाँ पे। जी, वायनाड से निर्वाचित होने के बाद प्रियंका गांधी किसी सदन का पहली बार वो सदस्य बनेंगी। और वहीं पर बात करें 2019 के बाद से वो जो जिस तरह से वो पार्टी की महासचिव हैं, वहां से वो एक्टिव हो गई थी और पार्टी में उतरी थी, जो मैदान में उतरी थी और वहां पर उन्होंने कई बार अपने जो भाई हैं उनके राहुल गांधी, उनके लिए भी प्रचार किया था और बाकी नेताओं के लिए भी प्रचार किया था। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में और कहीं ना कहीं देखा जाए तेलंगाना में भी हमने उसका असर देखने को मिला था। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने नेताओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने की बात करती है, जिस तरह से वहां पर समझाने की बात करती है, अगर कुछ ऐसी बात होती है, कहीं भी बैठक होती है तो वहां पर प्रियंका गांधी जरूर ही वहां पर उसमें शामिल होती हैं। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।